दोस्तों, एक लड़का जो विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था, आज पूरे 2 साल के बाद अपने देश वापस लौट रहा था। लड़के का नाम अमन होता है और अमन सऊदीया में कमाने के लिए गया था। दोस्तों, सऊदीया से फ्लाइट के द्वारा वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है और वहाँ से बस पकड़ करके सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचता है। शाम को 6 बजे नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन होती है उसमें उसका रिजर्वेशन होता है और वो तय समय पर तय टाइम पर ट्रेन आ जाती है, उसमें बैठ जाता है। दूसरे दिन जब वो प्रयागराज पहुंचता है, उसको अपने घर जाने की, अपने माता पिता से मिलने की, अपने भाइयों से मिलने की काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी उमंगें होती है। वो सोचता रहता है कि आज 2 साल के बाद घर जा रहा हूँ मैं। और यही सोचते सोचते जब वो ट्रेन से बाहर प्लेटफार्म पर उतरता है और प्लेटफार्म पर चलने लगता है, तो थोड़े दूर अभी चला ही होता है कि सामने से उसे एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष भीख मांगते हुए दिखते हैं। दोस्तों, जब इसकी नज़र उनके तरफ पड़ती है तो देखते ही वो उनको पहचान जाता है और बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो दौड़ करके उनके पैरों पर पड़ जाता है, उनको गले लगा लेता है। दोस्तों, तभी सामने से एक नौजवान महिला उसे आते हुए देखती है। जब उसको देखता है तो ये पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है, काफ़ी मायूस हो जाता है। दोस्तों, कौन था ये कौन थे दोनों बुजुर्ग और ये कौन थी नौजवान महिला? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मेरा एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास एक छोटा सा गांव और उस गांव में एक व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति के 2 लड़के होते हैं। एक बड़ा लड़का होता है जिसका नाम होता है आशीष और छोटा लड़का जो होता है उसका नाम होता है अमन। दोस्तों, आशीष बड़ा होता है और दोनों नौजवान हो गए होते हैं। तो फिर आशीष की शादी होती है। आशीष की पत्नी बहुत ही खूबसूरत होती है जिसका नाम होता है जया। जया के साथ आशीष की शादी हो जाती है और वो घर पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जया काफ़ी कपटी और गलत विचारधारा वाली औरत होती है। उसके अंदर द्वेष और एक दूसरे को टॉर्चर करने वाली भावना कूट कूट करके भरी होती है। दोस्तों, जैसे ही जया शादी करके इस घर में आती है, घर में काफ़ी विघटनकारी सोच पैदा होने लग जाती है। वो दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती है, माता पिता से हमेशा लड़ने झगड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जो अमन था वो उसका अपनी भाभी की तरफ आकर्षण बहुत ही ज़्यादा था। वो अपनी भाभी के और रूप और सुंदरता पर बिल्कुल ही मोहित था। उसकी भाभी कुछ भी कहती थी वो हर बात को मानने के लिए तैयार होता है। बाहर जो भी कमा करके लाता था वो सब कुछ ले आकर के अपने भाभी के हाथों में देता था। क्योंकि उसका जो भाई था आशीष, वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, ऐसे निठल्ला घर में पड़ा रहता था। उस घर का जो कमाने वाला होता है अमन ही होता है और अमन अपने भाभी के प्यार में, अभी अपने भाभी के रूप सौंदर्य में इस तरह से मोहित था कि जो कुछ भी कमा के लाता था सब कुछ अपने भाभी के हाथों पर रख देता था। समय बीतता है। थोड़े दिनों के बाद फिर अमन की शादी होती है। अमन की पत्नी का नाम रूपा होता है। चूँकि रूपा एक छोटे से घर की एक गरीब परिवार की लड़की होती है, लेकिन बहुत ही समझदार और बहुत ही पारिवारिक लड़की होती है। वो अपने सास ससुर का सेवा करना, पति की सेवा करना, अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से चलाना उसे बाखूबी आता था। लेकिन अमन को उसकी पत्नी पसंद नहीं थी। वो अपने पत्नी से बातें नहीं करता था।
उसके पास जाता नहीं था। हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था, उससे बातें नहीं करता था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी के रूप और सुंदरता में मोहित था। उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। जो भी कमाता था वो सब कुछ अपने भाभी के हाथों में ले आकर के रख देता था। ये चीज़ें देख करके रूपा को बहुत ही दुख होता था। वो बहुत इसको समझाने की कोशिश करती थी। हर बार कहती थी कि ऐसा मत करो, कल के दिन तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी परिवार होगा, उनके लिए कुछ बचाओ। ये सारे पैसे इनको दे दोगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, और तुम इनके आगे पीछे घूमते रहते हो। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो? इस तरह से उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। इसकी बातों को नज़रअंदाज करता है और ये अगर कुछ बोलती है तो इसको मारने पीटने लगता है। दोस्तों, उसके साथ इतनी ज्यादती करता है कि ये बेचारी परेशान हो जाती है। हर दिन का उसका यही काम था। जब भी आता था, अगर ये कुछ भी बोल देती थी, उसको तुरंत मारने लग जाता था। और उसमें घी डालने का काम उसकी भाभी करती थी, जया। जया इन दोनों को आपस में लड़ा करके और उसका फायदा उठाना चाहती थी, उसका मजा लेना चाहती थी। रूपा परेशान हो जाती है और फिर वो उसके घर को छोड़ करके और अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, रूपा के मायके में उसके माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। उसका कोई भाई नहीं था। एक चचेरा भाई और भाभी था, उसी के पास जाकर के रहती है। और इधर अब जब वो चली जाती है तो यहाँ पर जया को खुला मैदान हो जाता है। और जो अमन था वो तो अपने भाभी के रूप सौंदर्य में इस तरह से लट्टू था, जैसे कि जो भी वो बोल दे उसको मानने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दोस्तों, फिर जया अमन को कहती है, अमन देखो, यहाँ पर रह करके और ये सब छोटी मोटे काम करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने सुना है कि विदेशों में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं नौकरी करने पर। तुम विदेश में चले जाओ। हमारे यहाँ के 1-2 लड़के सऊदीया में रहते हैं, तुम भी सऊदीया में चले जाओ। सऊदीया में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। वहाँ पर जाओ, मेहनत करो और अच्छे पैसे कमा करके ले आओ। जब पैसे तुम्हारे पास और खूब ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे भी बुला लेना सऊदीया। हम दोनों वहाँ पर सऊदीया में रहेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, अमन को अपनी भाभी का बातें जो भी बोलती थी, सब कुछ उसको वो सब बातें अच्छी लगती थी, क्योंकि उसके सौंदर्य में इस तरीके से वो लट्टू था कि चाहे वो बुरा बोले चाहे अच्छा, वो सब कुछ मानने के लिए तैयार होता था। जब उसकी भाभी जया ये बातें बोलती है तो उसको भी अच्छा लगता है और वो कहता है कि भाभी बिल्कुल सही कह रही हो आप, मैं विदेश जाने की तैयारी करता हूँ। और फिर उसके बाद वो वीज़ा वगैरह बनवाता है और 1-1.5 महीने के बाद सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके प्रिपेयर हो जाते हैं और वो सऊदीया चला जाता है। जब वो सऊदीया चला जाता है तो जो भी वहाँ से कमाता था सब कुछ अपने भाभी के अकाउंट में भेजता रहता है। पत्नी की कोई चिंता नहीं थी। उसकी पत्नी तो अपने मैके में पड़ी हुई थी, अपना दिन काट रही थी, लेकिन ये अपना पैसा कमा कमा करके अपने भाभी के अकाउंट में भेजता जा रहा था। अब इधर उसकी भाभी अपने पति आशीष को समझाना शुरू करती है और कहती है कि वो विदेश चला गया। वो विदेश से आए उससे पहले कुछ न कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे माता पिता की जितने भी जमीन जायदाद हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ अपने नाम पर लिखवा लिया जाए। आशीष पहले तो कहता है कि ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन जब वो उसको समझाती है सब कुछ तो वो भी मान जाता है और फिर ये दोनों चक्कर में पड़ जाते हैं अपने माता पिता को फुसलाने का। एक दिन आशीष अपने पिता से कहता है, पिताजी कुछ सरकारी चीज़ें आई हुई हैं, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने हैं तहसील में, वहाँ चल करके आपका साइन लगेगा, वहाँ साइन कर दीजिएगा, आपको वृद्धा पेंशन वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। तो उसका पिता भी बैठे बैठे सोचता है कि चलो बैठे बैठे वृद्धा पेंशन वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे के ऊपर इस तरह से शक नहीं करता कि ये कुछ मेरे साथ गलत करेगा। वो सोचता है कि बेटा मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है। और फिर वो ये सोचता है कि चलो सरकारी योजनाएं आई हैं तो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। और फिर आशीष के साथ उसके माता पिता तहसील में चले जाते हैं और आशीष और जया
दोनों पति पत्नी पहले से एक वकील को सेट करके रखे थे, उससे सब कुछ बात करके रखे थे। पूरे प्रॉपर्टी का, पूरी खेती बाड़ी, पूरी ज़मीन जायदाद और पूरा घर जो था उसका सब कुछ का डॉक्यूमेंट से लोग बनवा करके रखते हैं। माता पिता अनपढ़ होते हैं, इनको कुछ भी पता नहीं होता है क्या करना है। बेटे ने जहाँ जहाँ कहा वहाँ वहाँ इन लोगों ने जा कर के साइन कर दिया। और दोस्तों, साइन करने के बाद जो सारी प्रॉपर्टी होती है, सारी ज़मीन जायदाद होती है, सब चीज़ का मालिक आशीष और उसकी पत्नी जया बन जाती है। जब घर आते हैं ये लोग तो 1-2 दिन के बाद आशीष और उसकी पत्नी जया दोनों एक वहाँ के चौधरी साहब को बातचीत करके और सब कुछ अपनी बेच बाच करके और रात को जया के मैके चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है तो चौधरी अपने लोगों के साथ उस घर पे आता है। उसके माता पिता घर में बैठे होते हैं तो आकर के कहता है कि इस घर को जल्दी से खाली कर दो, क्योंकि ये घर अब मेरा हो चुका है। तुम्हारे बेटे ने इस घर को बेच दिया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आज या कल में इस घर को खाली कर दो। उसके पिताजी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे है, यह घर और ये सब जमीन तो सब कुछ मेरे नाम पर है, मेरा बेटा कैसे किसी को बेच सकता है, और मेरा बेटा ऐसा काम ही नहीं कर सकता है, कैसे आप बोल रहे हैं। तभी चौधरी साहब के लोग उसको, उसके पिता को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जिस पे उसके पिता का साइन होता है, अंगूठा का निशान होता है। जब उसके पिताजी 1-2 लोगों को बुलाते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों को, अपने पड़ोसियों को उनको दिखाते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं हाँ, ये तो कल परसों ही आपने इस पे अपना अंगूठा का निशान लगा करके साइन कर दिया है। ये सब कुछ आपने अपने बेटे के नाम पर कर दिया था और बेटे ने अब इनके नाम पर कर दिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। चौधरी साहब उसको कहते हैं, उसके पिता को, कि आज शाम तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब वो बुजुर्ग माता पिता क्या करें, कहाँ जाएं। बेचारे बैठ करके काफ़ी देर तक रोते हैं और रोने के बाद वो बूढ़े बुजुर्ग घर से निकल जाते हैं। घर से निकल के वहाँ के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। ऐसे ही कहीं न कहीं सीट पर इधर उधर बैठे रहते हैं। एक दिन बीत जाता है भूखे, दूसरे दिन बीत जाता है, लेकिन अब जब भूख ज़्यादा ही बढ़ती जाती है, प्यास के मारे, भूख के मारे जब दोनों तड़फड़ाने लगते हैं, तो मजबूर होकर के उनको एक दूसरे लोगों से के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आने जाने वाले लोगों से मांगना शुरू करते हैं और जो भी कुछ दे देता है उसको ले करके खाते हैं और वहीं स्टेशन पर पड़े रहते हैं। इधर उनकी जो बहू थी वो अपने मैके में रह रही होती है और उसका जो चचेरा भाई और भाभी थे वो लोग इसको परेशान करने लग जाते हैं, इसको मारने पीटने लग जाते हैं, इससे पूरे घर का काम करवाने लग जाते हैं। ये भी बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर अपने भाई और भाभी के घर को छोड़ करके वो भी निकल जाती है। लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। उस काम करने से जो कुछ भी मिलता था उसको खाती थी और अपना दिन काटती रहती है। लेकिन जब उन चीज़ों से उसकी ज़िंदगी नहीं कटती है तो वो भी एक दिन घूमते घूमते प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। और जब उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके सास ससुर से होती है। सास ससुर को अपने सामने देख करके दंग रह जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, आप लोग कैसे यहाँ पर आ गए। तब उसके सास और उसकी ससुर दोनों सब कुछ, सब कहानी अपनी उस बहू को बता देते हैं और फिर उसके बाद बहू उनके साथ ही रहने लग जाती है और इधर उधर काम करके, कभी ट्रेन में चना वगैरह, मूंगफली वगैरह बेच करके जो भी पैसा पाती थी वो वहीं पर स्टेशन पर तीनों रहते हैं, उनको अपने सास ससुर को खिलाती है और किसी तरह से दिन कट रहा होता है। पूरा दिन भीख मांगते थे और किसी तरह से खाने पीने का बंदोबस्त करते थे और रात को वहीं पर एक प्लास्टिक का चादर बिछा करके कहीं न कहीं उसी प्लेटफार्मों पर सो जाते थे। इस तरह से उनका दिन कटता रहता है। और ये सारी कहानी जब वो लड़का
स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके माता पिता जब उसके सामने होते हैं, सारी चीज़ें उसको बताते हैं और वो बैठ करके और रोता रहता है। उसके माता पिता भी रोते हैं, उसकी पत्नी भी रोती रहती है और वो कहता है कि कैसे भाई और भाभी ने आप लोगों के साथ कितना बड़ा गुनाह कर दिया, मैं उन लोगों को अब छोड़ूंगा नहीं। मेरे नहीं रहने पर मेरे माता पिता के साथ, मेरी पत्नी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने। कहता है कि जिस भाभी के लिए, जिस भाई के लिए मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझा, मैं कभी भी अपनी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी पत्नी का मैंने कभी भी कदर नहीं किया, उन भाई और भाभी ने मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा बिहेव किया। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा और उन लोगों को किसी भी तरह से अब जेल करवाऊंगा। लेकिन तभी रूपा समझाती है, कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो घटना था घट गया, अब आप मिल गए, अब इससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। अब कुछ न कुछ आप करिए और फिर हम लोग की ज़िंदगी अच्छी तरीके से कटे। वो अपने माता पिता को और अपनी पत्नी को लेकर के वहीं पर एक सब्जी मंडी होता है, सब्जी मंडी के पास एक छोटा सा रूम किराए पर लेता है और वहीं रहने लगता है। वहीं के सब्जी मंडी में काम करने लगता है, मजदूरी करने लग जाता है। जो भी ट्रक वगैरह से जो सामान बाहर से आता था या जो खरीद करके ले जाता था, उनको उतारना, उनको ढोना, लोडिंग करना, ये सब काम करने लग जाता है। उससे जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का खर्चा चलाता है। लेकिन 4 आदमी खाने वाले और सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। फिर और थोड़ा बहुत इधर उधर काम करता है। एक दिन उसकी पत्नी रूपा कहती है कि देखिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक मेरे लिए थोड़ा बहुत पैसे का बंदोबस्त करके एक कोई सब्जी की दुकान खुलवा दीजिए, जिससे मैं दुकान चलाऊं और आप ये काम करेंगे। माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं, ये लोग भी हमारे साथ वहीं पर घर के पास ही बैठेंगे, ये लोग भी थोड़ा बहुत देखेंगे और हम दोनों मिलकर के अपने घर परिवार का खर्चा बर्चा ठीक ढंग से चलाएंगे। अमन को बातें उसकी अच्छी लग जाती है और अमन वहीं पर सब्जी मंडी के पास रोड के ऊपर एक दुकान ढूंढ लेता है और वहाँ एक सब्जी की दुकान लगा देता है। लोगों से जो वहाँ पर पल्लेदार वगैरह होते हैं उन सब से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेकर के और दुकान खोल लेता है। उसकी पत्नी उस दुकान पर बैठने लग जाती है। कभी कभी खाली टाइम पे उसके सास ससुर भी बैठ जाते हैं और इस तरीके से उसकी दुकान अच्छी चलने लग जाती है। अब ये पल्लेदारी करना शुरू कर देता है। पहले सामान ढोता था, अब वहाँ पर एक छोटी सी दुकान ले लेता है उसी सब्जी मंडी में। अब इसके पास और भी लेबर वगैरह काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उस सब्जी मंडी में इसकी पैठ बन जाती है। अब ये वहाँ का एक थोक विक्रेता धीरे धीरे बन जाता है उस सब्जी मंडी का। उधर उसकी पत्नी की दुकान चलती रहती है। दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। जब पैसा इनके पास आने लगता है तो वहीं पर एक छोटी सी ज़मीन ले लेते हैं और उस ज़मीन को लेकर के मकान बनवाने लग जाते हैं। इधर जिस मकान में रह रहे थे उसका भी किराया देते हैं और धीरे धीरे मकान बन जाता है। जब मकान बन जाता है तो उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। अब काफ़ी पैसे इसके पास आने लगता है क्योंकि अब उस मंडी का एक बड़ा व्यापारी बन जाता है, थोक व्यापारी बन जाता है। इधर उसका भाई और जो भाभी थे उनकी हालत ख़राब होने लगती है। जहाँ पर ये मैके में उसकी भाभी अपने भाइयों के साथ रह रही थी, जब तक इसके पास सारे पैसे थे, जो सब कुछ ज़मीन जायदाद वगैरह बेच करके ये लोग गए थे, जब तक इनके पास पैसे थे तब तक इनकी पूछ होती थी, इनको काफ़ी अच्छे से रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पैसा ख़त्म होने लगे, इसके भी भाई भाभी ने इसको लात मारना शुरू कर दिया और एक दिन इसको घर से, इन दोनों को घर से निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी मिन्नतें करते हैं, काफ़ी कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमने सब कुछ अपने माता पिता का जितना भी था सब कुछ अपने भाई से बेईमानी करके
और मैंने ले आकर के तुम लोगों को दे दिया और आज तुम लोगों ने ऐसे लात मार दिया। तो वो उसका भाई और भाभी कहते हैं कि जब तुम लोग अपने भाई का नहीं हुए, अपने माता पिता का नहीं हुए, तो तुम लोग किसी के नहीं हो सकते हो और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। भगा दिया जाता है दोस्तों। ये इधर उधर घूमते रहते हैं, मांगते हैं और खाते हैं, और इसी क्रम में मांगते मांगते एक दिन सब्जी मंडी में पहुंचते हैं। उस सब्जी मंडी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा ठेकेदार है, उसके आगे पीछे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। वो ठेकेदार कोई और नहीं, उसी का भाई है, और उसी के बगल में उसके पिताजी भी बैठे हुए थे। जब ये दोनों पति पत्नी इनको देखते हैं तो दोनों उनके नज़दीक जाते हैं, उनके पास जाते हैं। इसकी जो पत्नी होती है बड़े भाई की, वो जा करके पिताजी के पैर छूने की कोशिश करती है। तभी अमन डांट करके कहता है, भाभी दूर हो जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम पिताजी के पैर छुओ। तुमने जिस बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल करके भगा दिया, आज उनका पैर छूने का हक नहीं है तुम्हें, तुम दूर हो जाओ। लेकिन वहीं पर रूपा भी होती है। रूपा जब ये बातें सुनती है तो अपने पति को समझाती है कि देखिए ऐसा मत बोलिए। उसके पिताजी भी अमन को कहते हैं कि बेटा, इन लोगों ने गलती तो किया ही है, इन लोगों को तो पाप लगेगा, लेकिन तुम दोनों भाई ही हो। जिस तरह से तुम मेरे संतान हो, वैसे ही ये भी मेरा संतान है। तुम दोनों मेरे ही खून हो, और एक खून को अगर तकलीफ होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इनकी गलतियों को माफ़ कर दो। रूपा भी समझाती है कि देखिए, ये लोग अगर इधर उधर भीख मांगेंगे तो बेइज्जती हमारी ही होगी, आपकी ही होगी, हमारे सास ससुर की ही होगी, इसलिए इन लोगों को माफ़ कर दीजिए। अमन उनको माफ़ कर देता है, और फिर रूपा कहती है कि कोई इनके लिए एक अच्छी सी छोटी सी दुकान खुलवा दीजिए, जिससे इनका भी काम अच्छा चलने लगे। अमन वहीं पर सब्जी मंडी में एक दुकान बिक रही थी, उसको खरीद लेता है और वो दुकान अपने भाई को दे देता है। उसका भाई भी वहाँ पर दुकान करने लग जाता है। देखते देखते उसका भाई भी अच्छे पैसे वाला बन जाता है। दोनों एक ही साथ दोनों मिलकर के एक आलीशान मकान बनाते हैं, आलीशान बिल्डिंग बनाते हैं वहीं पर। और ये दोनों भाइयों का परिवार माता पिता के साथ बहुत ही सुखपूर्वक वहाँ रहने लग जाता है। सब पूरा परिवार खुशहाली से भर जाता है। दोस्तों, कहानी आपको कुछ तकलीफ भी देगी, लेकिन इसके अंत में आपको खुशी का भी एहसास होगा। बड़े भाई ने और उसकी भाभी ने जो परिवार के साथ और अपने भाई के साथ किया, वो बहुत ही गलत किया, बहुत ही निंदनीय कार्य किया इन्होंने। लेकिन लास्ट में भाई ने और उस पिता ने, और ख़ास तौर से उस बहू ने, उस समझदार बहू ने जो काम किया, ये बहुत ही सराहनीय था। एक परिवार के लिए ऐसे ही लोग, एक जॉइंट फैमिली में ऐसे अगर एक दो लोग अगर हों तो वो परिवार काफ़ी अच्छा चलता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कौन सा किरदार इसमें आपको बेहतर लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पारिवारिक कहानियाँ मैं लेकर के आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।